हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मैं आपको इंडियन पॉलिटिक्स की एक से एक बेहतरीन क्लासेस दे रहा हूं। और बच्चों, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ना, वो किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है। अगर आप मेरी क्लासेस ले लेते हैं और इस टॉपिक से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरा का पूरा पेपर अच्छे से करके आ पाएंगे। तो बच्चों, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपका जो प्यार है वो हमारे साथ बनाए रखें। और मेरा ये वादा है आपसे कि मैं आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे एक से एक अच्छी और बेहतरीन क्लासेस देता रहूंगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वहां आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक उसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, बात क्या है कि पहले से ही कोई राज्य बना है और उस राज्य के दो अलग अलग भाग कर देना, टुकड़े कर देना, या उसकी सीमा में परिवर्तन कर देना, या नए तरीके से उसका गठन कर देना, यही क्या कहलाता है? पुनर्गठन कहलाता है। तो राज्यों का पुनर्गठन अब हमारे देश में अगर हम बात करेंगे आज की डेट में 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन आखिर ये इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कहानी है क्या, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और आप देख भी सकते हैं कि मैंने जो की फैक्ट है वो यहाँ पे लिखे हुए, इनकी पूरी जो डिटेल है वो मैं आपको भी देने वाला हूँ कि आखिर है क्या। तो देखो, सबसे पहले ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पेपर में पूछा जाता है कि हमारे देश में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, एक ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया। तो आप सबने पढ़ा होगा कि इस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश, और 1953 की ये बात है। लेकिन आखिर ये भाषा के आधार पर राज्य बनाने की जो बात है कहाँ से शुरू हुई, और इसकी कहानी क्या है, और इसके बाद भी कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो बनाए गए, क्या कंडीशंस थी, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से आंदोलन हुए, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बात है 15 अगस्त 1947 की। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे देश में मांग उठने लगी। और किस चीज की मांग थी? कि भाषा के आधार पर राज्य को अलग करने की, या राज्य को गठित करने की, पुनर्गठित करने की। अब देखिए, हुआ क्या कि आपको पता है कि हमारा देश जो विभिन्नताओं का देश है ना, और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। अगर आप दुनिया के बाकी देशों को देखेंगे तो वहां तो या तो कॉमनली पूरे देश में एक भाषा चल रही होती है, या फिर एक से ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, 2-3 बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारे देश में अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या ही 22 है, और इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर हम छोटी मोटी सारी भाषाओं को जोड़ लें तो सैकड़ों की तादाद में हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, हुआ क्या कि पुराने जमाने में हमारे देश में इतने राज्य नहीं थे। ठीक है ना, शुरू में अगर हम बात करेंगे तो 14 राज्य थे, और बाद में बढ़ के वो अभी 28 हो गए हैं। ठीक है, यानी कि डबल हो गए हैं। तो अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के साथ ही क्या हुआ, सबसे पहले ये मांग शुरू हुई तमिलनाडु में। ठीक है, आज की डेट में आप जानते हैं कि तमिलनाडु है, वहां की जो लैंग्वेज है ना, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? तमिल है। तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल है। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि तमिलनाडु में तमिल के अलावा तेलुगु भी बोली जाती थी। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो तेलंगाना का एरिया है, तेलंगाना आपने सुना ही होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग होगा, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग हुआ था। यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उस जमाने में पूरा एरिया एक ही हुआ करता था, जो कि तमिलनाडु के नाम से जाना जाता था। अब तमिलनाडु जो क्षेत्र था उसमें 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। कौन से? कुछ लोग ऐसे थे जो तमिल बोलते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो तेलुगु बोलते थे। तो हुआ क्या कि जो तेलुगु भाषी लोग थे, ऐसे लोग जो तेलुगु भाषा बोलते थे, उन लोगों ने मांग शुरू कर दी। आजादी के बाद ही मांग शुरू कर दी कि अब क्या करना चाहिए, मतलब सरकार से मांग की कि भैया आप लोग क्या करो कि जितने भी तेलुगु भाषी लोग हैं, तेलुगु भाषी क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य आप बनाए, हमारे लिए एक नया राज्य बना दें। ठीक है, हम तमिलनाडु में नहीं रहना चाहते हैं, या तमिलनाडु के साथ में नहीं रहना चाहते। तमिलनाडु में तो थे ही, इन्होंने क्या कहा कि इसको अलग कर दो। इसका छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अगर आपने अभी की बात करेंगे तो उत्तराखंड जो राज्य है आज की डेट में, उत्तराखंड जो राज्य है वो सन 2000 में बना था, और जिस समय बना था सन 2000 में, उस समय उसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं ये बात बता दूं कि जिस समय उत्तराखंड बना था उस समय उसको उत्तरांचल कहा जाता था। ठीक है, उत्तरांचल। और सन 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, और तब से हम इसको जानते ही हैं। तो अब उत्तराखंड क्यों बना? क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड जो राज्य वो पहाड़ी राज्य है। ठीक है, पहले ये उत्तर प्रदेश में आया करता था, यानी कि उत्तराखंड जो राज्य था इस नाम से कुछ था ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश काफी बड़ा था, लेकिन हुआ क्या कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो
उत्तराखंड है वो पूरा पहाड़ी एरिया, तो यानी कि यूपी का वो पहाड़ी एरिया है ना, उसको क्या किया कि जितना भी पहाड़ी एरिया था, ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ था, उनको काट कर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और जितना भी मैदानी एरिया बचा हुआ था उसको यूपी ही बना रहने दिया गया। तो अब हम यहाँ पे तो भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, तो वहां पर भाषा के आधार पर मांग चल रही थी। तो वहां जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने कहा कि हमें तमिल भाषी लोगों के साथ में नहीं रहना है और हमारा एक अलग राज्य बनाया जाए जहां पर सारे तेलुगु बोलने वाले लोग होंगे। ठीक है, ऐसी बात कही गई। इसकी मांग बड़ी तेजी से उठने लगी। जब ऐसा हुआ तो उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब मांग ज्यादा उठी तो एकदम देखो, जब कोई बड़े लेवल पे फैसला लेना होता है, पूरे देश के लेवल पे जब कोई फैसला लेना होता है तो वो काम ऐसे नहीं होता है ना। उसके लिए क्या होता है कि सरकार एक टीम गठित करती है, एक समिति बनाती है और उस समिति को ये काम सौंपा जाता है कि हाँ आपको इस पे जांच पड़ताल करनी है और अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। फिर और उस समिति में, उस कमेटी में कौन होता है, एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के। तब फिर देखा जाता है कि आखिर उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में है क्या, कि वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भैया जो तेलुगु भाषी लोग हैं तमिलनाडु में, वो बहुत ज्यादा जोर शोर से मांग कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया जाए ना, और किस किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भैया ऐसा करते, चलो एक कमेटी बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई और जो कमेटी बनाई थी है ना, वो किसकी अध्यक्षता में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था एस.के. धर, है ना। एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, 4 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष कौन थे, एस.के. धर, जो कि एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज थे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया और उसका नाम दिया गया भाषाई प्रांत आयोग। ठीक है, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग। और इसको ये काम सौंपा गया कि आपको क्या करना है, आपको पूरा रिसर्च करना है इस मैटर पर और फिर आप हमें बताओ, यानी कि सरकार को बताओ कि क्या हम भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना सकते हैं। ये बात कही गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उनका नाम था एस.के. धर, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम बना ली गई और इस टीम का, इस कमीशन का जो गठन हुआ वो 27 नवंबर 1947 को हुआ। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। मैंने बताया ना, जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे ही अलग राज्य की मांग उठने लगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक कमेटी बना दी। अच्छा, इस कमेटी ने क्या किया कि पूरे मामले पर रिसर्च किया और उसके बाद देखो रिपोर्ट पेश की। इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कब, 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को एस.के. धर कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, है ना। और उस रिपोर्ट में सरकार से मतलब उस समय जो संविधान सभा के हेड थे, है ना, प्रमुख थे, मुखिया थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय सबसे बड़े पद पर थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के सामने क्या किया, या संविधान सभा के सामने कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट सौंपी गई और एस.के. धर कमेटी ने वो रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि देश में भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनाया जा सकता, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मांग नाजायज है और अगर बनाना ही है तो प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, वित्तीय आधार पर राज्य बनाया जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एस.के. धर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की, है ना, सरकार के सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने, संविधान सभा के सामने, तो उसमें यह बात कही गई कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को बनाना सही नहीं है। बात समझना, भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को बनाना सही नहीं है। अगर बनाना ही है तो आप कैसे बनाओगे, प्रशासनिक आधार पर, शासन प्रशासन कैसे संभाला जाएगा, है ना, भौगोलिक स्थिति उस एरिया की क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, वित्तीय मतलब होता है पैसे की स्थिति। ठीक है, उसको देखते हुए तो राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं बना सकते हैं। एस.के. धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब हुआ कि जब रिपोर्ट दे दी गई तो सरकार के सामने ये आया, या हम कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने, ठीक है, कि भैया आप तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए कमेटी नहीं मना कर दिया। और जो कमेटी में कौन थे, जो एक्सपर्ट थे, है ना, उन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने कहा कि फिर यार ऐसे बनाना तो सही है नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो तेलुगु भाषी लोग थे वो लगातार दबाव डाल रहे थे, है ना, बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक और कमेटी बनाई और उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हम कह सकते हैं कांग्रेस ने वो कमेटी बनाई, क्योंकि उस जमाने में जो एक प्रमुख पार्टी हुआ करती थी देश में, है ना, वो कौन सी थी, कांग्रेस। तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसने एक अपनी कमेटी बनाई और उस कमेटी को या उस समिति को बोला गया जेवीपी समिति। ठीक है, जेवीपी समिति या जेवीपी कमेटी।
इस कमेटी का जो पर्पस था ये भी वही था क्या, कि क्या भाषा के आधार पर हम देश में कोई नया राज्य बना सकते हैं। ठीक है, देखो एसके कमेटी जब बनाई गई थी, ठीक है, तो ये कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसीलिए बनाई थी कि क्या हम भाषा के आधार पर देश में कोई नया राज्य बना सकते हैं। और जब इस कमेटी ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर कोई भी नया राज्य नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने एक और कमेटी गठित की और उस कमेटी का नाम रखा गया जेवीपी कमेटी। अच्छा, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों की कमेटी बनाएगी। तीनों ही अगर हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो बहुत बड़े नाम है ना, बहुत ज्यादा इनको अनुभव था, बहुत बड़े राजनेता थे, तो इनकी एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी को काम सौंपा गया कि अब आप लोग भी एक बार रिसर्च करके देख लो कि क्या हम भाषा के आधार पर कोई नया राज्य बना सकते हैं। और आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उस समय क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि देश के आजाद होने के साथ ही वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। ठीक है, और सरदार जो पटेल थे वो क्या थे, वो उप प्रधानमंत्री के पद पर थे, गृह मंत्री के पद पर थे। ठीक है, तो इन लोगों कमेटी बनाई। इस कमेटी ने भी रिसर्च किया और उसके बाद 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में ये कहा कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो बात एसके धर कमेटी ने कही वही बात जेवीपी कमेटी ने भी कही। ठीक है, उसने भी ये कहा था, उस कमेटी ने क्या, कि भाषा के आधार पर भारत में किसी भी राज्य को बनाना सही नहीं है, नहीं बना सकते। वही बात किसने की, जेवीपी कमेटी ने कही। बात सबको समझ आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब जेवीपी कमेटी ने भी ये बात कह दी है ना, तो फिर सरकार ने सोचा कि भैया अब तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो सरकार ने कहा कि अब हम नहीं बनाएंगे भाषा के आधार पर कोई भी राज्य। लेकिन समस्या क्या हुई कि जैसे ही ये बात पूरे देश में फैली है ना, तो तेलुगु भाषी जो लोग थे उन तक ये बात पहुंच गई, जो कि तमिलनाडु में प्रदर्शन लगातार कर ही रहे थे। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ, तो जब ये बात पहुंच गई तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि वहां पर जो तेलुगु भाषी लोग थे उनके एक नेता थे, है ना, यहाँ पर उनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, साउथ की अगर हम बात करेंगे, तमिलनाडु के जमाने में बात करेंगे, तो तेलुगु भाषी जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, एक बड़े नेता थे वहां के, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। किस चीज की मांगे, एक नए राज्य बनाने की। तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अनशन क्या होता है, भूख हड़ताल, है ना, मतलब हंगर स्ट्राइक, बिना कुछ खाए पिए अनशन बैठ गए। अच्छा, पोटी सीतामुल्लू जो थे, ये हम कह सकते हैं गांधीवादी नेता कह सकते हैं, मतलब अहिंसा के पथ पर चलते हुए प्रदर्शन करना। तो इन्होंने कहा कि हम भाई कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम अनशन पर बैठ जाएंगे। तो ये अनशन पर बैठे, 56 दिन तक इन्होंने अनशन किया। ठीक है, 56 दिन तक ये भूख हड़ताल करते रहे। अच्छा, एनसीईआरटी की जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 58 दिन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 56 और 58 दिन अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि हम कह सकते हैं कि 56 दिन तक भूख हड़ताल की, और जिसकी वजह से क्या हुआ, 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, पोटी श्री रामुलु ने क्या किया, जब इन्होंने ये देखा कि सरकार ने भाई मांगे मानने के लिए मना कर दिया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना रहे, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य नहीं बनाया जा रहा, तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़ा और आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। 56 दिन भूख हड़ताल की, यानी कि लगभग कह सकते हैं लगभग 2 महीने के आसपास। ठीक है, और ये बड़ा टाइम था। इतने टाइम भूख हड़ताल करने की वजह से क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई 15 दिसंबर 1952 को। ठीक है, जब इनकी डेथ हो गई है ना, तो क्या हुआ कि जो तमिलनाडु का एरिया था वहां पे तेलुगु भाषी लोगों का जो आंदोलन था वो और ज्यादा उग्र होने लगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके जो प्रमुख नेता थे उनकी डेथ हो गई थी आंदोलन करते हुए। ठीक है, तो जब आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया तो सरकार और ज्यादा दबाव में आ गई, है ना। जब दबाव में आई तो सरकार ने क्या, सरकार ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो देश को, है, या कोई पब्लिक इतनी ज्यादा आक्रोशित हो जाए कि हिंसक प्रदर्शन पे उतारू हो जाए। तो इस स्थिति को देखते हुए क्या हुआ कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे देश में, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी, है ना। किस चीज की घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, है ना, तो और कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया जाएगा। और ये जो घोषणा की उसके बाद क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को, है ना, आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया गया। बात समझना, मैंने क्या बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या सोचा कि भाई हिंसक प्रदर्शन ना हो, कोई ऐसी समस्या ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने घोषणा कर दी क्या कि भाषा के आधार पर जो देश में पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाएगा और ये एक नया राज्य बनाया जाएगा तमिलनाडु से अलग करके। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हो गया। ठीक है, और ये देश में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला देश में पहला राज्य था कौन सा, आंध्र प्रदेश, 1953 में। कहानी समझ में यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अभी आप देखेंगे जैसे तो भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, अगर हम गुजरात की बात करें गुजराती बोली जाती है। ठीक है, केरला में
आप जानते हैं मलयालम बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, तो हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था, और इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने कर दी थी। दबाव हम कह सकते हैं, जो भी मान लो, ठीक है, ये कंडीशन थी। अब क्या हुआ कि जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जब गठन कर दिया गया, तो अब क्या हुआ कि देश के जो दूसरे राज्य थे वहां भी लोगों ने मांगे शुरू कर दी। वहां पे लोग, मतलब जो अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया जब आपने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बना दिया है, तो फिर हमें भी हमारा एक अलग राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पर। जो जिस भाषा को बोल रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हमारा जो क्षेत्र है इसको एक अलग राज्य घोषित किया जाए। तो ऐसी मांगे उठने लगी। अब जब मांग उठने लगी तो सरकार के सामने काफी चैलेंजेस आए, है ना। भाई देखो, किसी भी राज्य को बनाना इतना आसान तो होता नहीं है कि जितनी भी डिमांड आई, जितनी बार बोला, हर बार अलग अलग टुकड़े कर दिए और अलग अलग राज्य बना दिए, ऐसा नहीं होता ना। सारी स्थितियों को समझने के बाद ही नया राज्य बनाया जा सकता है। देखिए, सरकार के सामने ये समस्या आ गई कि बहुत सारे लोग देश में थे जो डिमांड करने लगे कि हमारे क्षेत्र में एक अलग राज्य बनाया जाए, हम इस भाषा को बोलने वाले तो अलग राज्य बनाया जाए, इस तरह की कंडीशन हो गई। तो सरकार ने क्या किया, तो यहाँ देखेंगे सरकार ने क्या किया कि जब ये स्थिति हुई तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कहा कि ऐसी चीजें तो बार बार होगी और फिर हमें समस्या आएगी। तो सरकार ने क्या किया, एक आयोग बना दिया, ठीक है, एक आयोग बनाया। और आयोग का मतलब होता है कमीशन या एक संस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो उस आयोग का नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी कि अगर किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है ना, तो वो किस आधार पर किया जाएगा, उस पर जो रिसर्च होगा वो सारा कौन करेगा, यही आयोग करेगा। तो सरकार ने क्या किया कि जब आंध्र प्रदेश बन गया और उसके बनने के बाद बहुत सारे राज्यों से मांगे आने लगी क्या कि भाषा के आधार पर और भी राज्य बनाए जाएं, तो सरकार ने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी 1953 में, ठीक है। और वो जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे फजल अली, और फजल अली की अध्यक्षता में के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, है ना, ये दो लोगों को और रखा गया। 3 लोगों की टीम बनाएगी और इनसे बोला कि भैया अब आप जरा रिव्यू करो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो और ये देखो कि क्या भाषा के आधार पर भारत में और भी राज्य बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या अगर किसी क्षेत्र के कोई लोग कहते हैं कि ठीक है भैया भाषा के आधार पर बना दो, तो क्या हम बना सकते हैं। तो ये बात सरकार ने कही। तो फिर क्या हुआ कि फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, ठीक है, ये कब बनाया गया था, 1953 में। ये देखो ईयर याद रखना, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस आयोग ने, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की कब, 30 दिसंबर 1955 को, ठीक है। 30 दिसंबर 1955 को इस कमेटी ने अपनी सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की, लिखा है रिपोर्ट सौंपी, कब, 30 दिसंबर 1955 को। फिर सुनो, देखो आंध्र प्रदेश 1953 में बना और इसके जस्ट बनने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1953 में ही, है ना। और ये जो बनाया गया इसमें 3 सदस्य शामिल थे, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट 1955 में 30 दिसंबर 1955 को सरकार को सौंपी, ठीक है। और जब रिपोर्ट सौंपी गई तो उसके बाद देखा गया कि हाँ क्या हम और राज्य बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम आए यहाँ पर, तो देखो क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, हुआ क्या कि जब देखो यहाँ पे डेट देखेंगे, ध्यान से देखना, 30 दिसंबर 1955 लिखा है। आपको पता है कि दिसंबर 31 का होता है और 30 दिसंबर के बाद सिर्फ एक ही दिन बचा था, 31 दिसंबर, यानी कि साल के आखिरी में बिल्कुल सौंपी थी। तो जैसे ही कुछ टाइम लगा तो हमारा जो साल था वो चेंज हो गया और साल पहुंच गया 1956, ठीक है। तो 1956 में सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया उसके आधार पर, उसने जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया। पारित का मतलब क्या, पास कर दिया, और अधिनियम का मतलब एक्ट, यानी कि कुल मिला के सरकार ने कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया कि मतलब किस आधार पर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। पहले क्या हौच पौच चली थी ना, तो सरकार ने एक सिस्टमैटिक तरीके से किया, क्या, एक लॉ ले आए, एक अधिनियम, एक एक्ट ले आए, कानून ले आए, और सरकार ने कहा कि इस कानून के आधार पर अब भविष्य में कभी भी अगर कोई राज्य गठित किया जाएगा नया, तो वो इस कानून के आधार पर किया जाएगा। उसमें काफी सारी चीजें शामिल की गई होंगी, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, ये ध्यान रखिए, अधिनियम मींस एक्ट, यानी ये कानून, वो 1956 में आया और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हो गई। अच्छा, अब समझो, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया होगा उसी इसके बाद ही तो आयोग ने ही तो ये अधिनियम के लिए सिफारिश की होगी, समझ रहे हो। अब क्या हुआ कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया, है ना, पारित हो गया, तो फिर क्या हुआ कि 7वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, ठीक है। संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो 7वां संविधान संशोधन यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए, ठीक है। 14 राज्य बने और क्या बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने।
ये बात सबको समझ में आ गई। और बात कब की है 1956 में, यानी कि हमारे देश में सन 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमारे देश में जितने भी राज्य थे वो क्या हो गए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आ गए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर बच्चे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर आया नंबर पांडिचेरी का। और पांडिचेरी जो लिखा है मैंने, इसका नया नाम पुडुचेरी है। आज की डेट में पांडिचेरी क्या बोलते हैं, पुडुचेरी। पांडिचेरी की क्या कहानी है कि पांडिचेरी जो था, इस पर देखो देश आजाद होने के बाद, बात समझना, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया और हमारा जो देश है वो किससे आजाद हुआ, अंग्रेजों से, है ना, यानी कि ब्रिटिशर्स से, ठीक है, इंग्लैंड के लोगों से। लेकिन जिस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, उस समय अंग्रेजों के अलावा भी 2 देशों का कब्जा था भारत पे। कौन, एक फ्रांस और एक पुर्तगाल। जो आपको पता है कि भारत में आने वाला जो पहला विदेशी व्यक्ति था, यूरोपियन था, वो कौन था, पुर्तगाल का ही तो था, वास्को डी गामा, ठीक है। तो भारत पे क्या था, अंग्रेजों ने तो कब्जा किया ही था, साथ साथ फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने भी किया था, है ना। तो आखिरी में क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश पूरा तो आजाद हो गया, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से थे जो फिर भी आजाद नहीं हुए थे, जैसे गोवा, दमनदीव, पुडुचेरी, ये ऐसे हिस्से थे जो देश की आजादी के बाद भी आजाद नहीं हुए, ये बहुत बाद में शामिल हुए, ठीक है। तो हुआ क्या, जब हमारा देश आजाद हो चुका था, है ना, फिर भी क्या हुआ कि 1954 की बात है, 1954, है ना, 1954 तक क्या था कि पांडिचेरी जो था, या जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, ये किसके कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में था, ठीक है। और आपने कभी मैप में देखना तो जो पांडिचेरी है ना, ये तमिलनाडु के पास में एक आपको छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दिखाई पड़ता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि पांडिचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है, जिसमें एक आपका खुद पांडिचेरी है, दूसरा है यनम, तीसरा है माहे, चौथा है कैरिकल, ठीक है। और चारों ही आपके अलग अलग जगह पर है, ठीक है। यनम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के एरिया में दिखाई पड़ता है आपको, है ना। अगर कैरिकल आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा तमिलनाडु के पास में, ठीक है। और अगर आपने कैरिकल के पांडिचेरी देखेंगे, ये भी तमिलनाडु से लगा हुआ है ना। अगर आप माहे देखेंगे तो ये केरल के पास लगा हुआ है, केरल का जो बॉर्डर है वहां पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये चारों फैले हुए हैं। तो 4 छोटे छोटे जिले थे, छोटे छोटे एरिया थे, इन चारों को मिला के पांडिचेरी बनाया गया। पांडिचेरी का नया नाम पुडुचेरी है, ठीक है। इस पे कब्जा किसका था, फ्रांस का। तो हुआ क्या कि 1954 में, ठीक है, 1954 में, है ना, फ्रांस के कब्जे से ये भारत ने क्या वापस ले लिए, ठीक है। फ्रांस का अधिकार था किस पर, पांडिचेरी पर। तो फ्रांस के कब्जे से भारत ने ये चारों जिले वापस ले लिए और चारों को मिला के क्या किया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और कब, 1962 में, ठीक है। देखो फ्रांस के कब्जे से भारत ने कब छुड़ाया, 1954 में। फ्रांस के कब्जे से भारत ने 1954 में छुड़ाया, ठीक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो इसको बनाया वो 1962 में बनाया। केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया, 1962 में। और कौन सा, 14वां संविधान संशोधन, है ना। 7वां संविधान संशोधन में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और 14वां संविधान संशोधन था जिसमें पुडुचेरी के रूप में, यानी कि उस जमाने में पांडिचेरी कहते थे, तो पांडिचेरी के रूप में देश में क्या हुआ कि एक और, यानी कि 6 तो पहले थे, 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना। सबको बात समझ आ रही, कौन सा बना, 7वां। अच्छा, अब बच्चे क्या हुआ कि इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से शामिल हो गया, यानी कि पांडिचेरी पे कब्जा फ्रांस का था, फ्रांस से भारत ने वापस ले लिया। तो इस तरह से जाके जो पांडिचेरी था वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि फिर नंबर आया गोवा का। अच्छा, गोवा, ठीक है, दमन और दीव, ठीक है, ये जो एरिया था ये कब्जे में किसके था, पुर्तगालियों के, ठीक है। पांडिचेरी जो था ये आपका फ्रांसीसियों के कब्जे में था और गोवा, दमन, दीव कब्जे में किसके थे, पुर्तगालियों के, ठीक है। भारत ने क्या किया कि पुर्तगालियों से बोला कि भाई हमारा इलाका है वह वापस दे दो, है ना, गोवा, दमन, दीव को वापस दे दो। पुर्तगालियों ने कहा नहीं देंगे। तो भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने सैनिक कार्रवाई कर दी और जो सैनिक कार्रवाई की गई थी उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय, ठीक है। जो सैनिक कार्रवाई की गई थी उसका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन विजय। और ये कार्रवाई कब की गई, 1961 में, ठीक है, 1961 में। तो 1961 में जब ये कार्रवाई की गई तो क्या हुआ कि पुर्तगाल को हमने हराकर और उससे सैनिक कार्रवाई के द्वारा ये एरिया छीन लिया। यानी कि जो भाई गोवा, दमन, दीव सब पे कब्जा तो हमारा ही था, तो हमने अपने एरिया को पुर्तगाल से वापस छीन लिया, वापस ले लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं कि दमन दीव भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश बना, है ना। और गोवा जो है वो एक पूर्ण राज्य का, उसको दर्जा बाद में दे दिया गया था, है ना, ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि फिर इसके बाद देखो यहां तक हम पहुंच गए। अभी क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि देश में अलग अलग कुछ राज्यों के गठन भी किए गए। सन 2000 में भारत के 3 नए राज्य बने थे, ठीक है, 3। पहले जो भारत में संख्या थी राज्यों की वो 25 हुआ करती थी। 3 नए राज्य बन गए थे, कौन से, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, सन 2000 की बात है। अच्छा, इसके बाद हो गए 28। फिर भारत में एक और राज्य बना जिसको हम बोलते थे तेलंगाना, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई और भारत में राज्यों की संख्या हो गई 29।
29 राज्यों की संख्या होने के बाद बच्चे क्या हुआ कि फिर आपको पता है कि आर्टिकल 370 हटाया गया, ठीक है, धारा 370, ये बड़ा चर्चा में रहा, ये बात सबने सुनी है, ठीक है। जो आर्टिकल कौन सा था, 370 था संविधान में, वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, और विशेष राज्य का दर्जा देने की वजह से वहां पे खुराफात भी काफी थी, आतंकी घटनाओं का फर्क पड़ता था, ठीक है, वहां का कानून, वहां का संविधान अलग था, वहां की ऐसी चीजें थी जहां पे कई बार हम इंटरफेयर नहीं कर पाते थे। तो सरकार ने एक टफ डिसीजन लेते हुए क्या किया कि धारा 370 खत्म कर दी और जम्मू कश्मीर का भी क्या किया, पुनर्गठन किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लागू हुआ, ठीक है, 2019 में ये हुआ। और हुआ क्या कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा, तो एक तो आर्टिकल 370 को हटाया, साथ साथ जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक भाग को बोला गया जम्मू कश्मीर और दूसरे को बोला गया लद्दाख, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअली देखें तो पहले 3 रीजन हुआ करते थे, एक जम्मू रीजन, एक कश्मीर रीजन, एक लद्दाख रीजन, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया कि जम्मू और कश्मीर जो रीजन थे उनको एक साथ रखा, लद्दाख रीजन को अलग कर दिया, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य हुआ करता था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया कौन सा, जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा बना दिया, लद्दाख बना दिया, ठीक है। और ये कब की बात है, 31 अक्टूबर सन 2019 की, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को सरकार ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर जो पूर्ण राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया, और एक भाग को बना दिया जम्मू कश्मीर, दूसरे को बना दिया लद्दाख, इन 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जब डिवाइड कर दिया तो राज्यों की संख्या मैंने कितनी बताई थी, 29 हो गई थी, ठीक है। 29 जब हुई तो क्या हुआ, ये पूर्ण राज्य का इसका दर्जा खत्म हो गया, तो पूर्ण राज्य कितने बचे, 28 बचे, ठीक है ना। और जो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इस टाइम पे कितने हुआ करते थे, इस टाइम पे जो केंद्र शासित प्रदेश थे तो पहले 7 थे, फिर ये 2 बन गए भाई, 2 नए और बन गए, तो कितने हो गए, देखो यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे कितने 6 हो ही गए थे, पुडुचेरी 7वां हो गया, और 2 ये बन गए, तो कितने हो गए, 9 हो गए। और 9 केंद्र शासित प्रदेश जब हो गए, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव इनका आपस में विलय कर दिया, ठीक है ना भाई। हुआ क्या कि यहां तक तो ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा, जम्मू कश्मीर को खत्म किया तो इसकी वजह से 29 से 28 राज्य रह गए। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश 7 थे तो 2 ये नए बन गए, 9 हो गए। लेकिन सरकार ने क्या किया कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों का आपस में विलय कर दिया, मर्जर कर दिया, आपस में मिला दिए। कब, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को दोनों राज्यों को मिला दिया, जिसकी वजह से 2 राज्यों से 1 बन गया, ठीक है। अब 2 से 1 बन गया तो राज्यों की संख्या जो 9 थी वो कितनी रह गई, केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या थी वो 9 थी ना, तो 9 से 1 कम हो गई, कितने बचे, 8। इसीलिए भारत में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज और आपके 28 क्या है, पूर्ण राज्य है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, है ना। और एक बार जितना भी हमने पढ़, जल्दी से मैं इसको रिकैप कर देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि देश की आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एसके धर कमेटी जल्दी से बनाई, ठीक है। एसके धर कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर भारत के कोई राज्य नहीं बनाया जा सकता है, प्रशासनिक आधार पर बनाना तो बना दो, ठीक है। फिर कांग्रेस ने जेवीपी समिति बनाई, जेवीपी समिति ने भी बोल दिया कि देश में भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनाया जा सकता। आंदोलन और तेज हो गया, और साउथ के जो नेता थे तेलुगु भाषी, है ना, उनका नाम था पोटिसी रामुलु, उन्होंने अनशन कर दिया, अनशन की वजह से उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से सरकार दबाव में आई, सरकार ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी, और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश में पहला राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि फिर सरकार ने क्या किया कि और ज्यादा मांग आने लगी अलग अलग भाषा के राज्य बनाने के लिए, तो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, और उसने 1955 अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, सरकार ने कानून बना दिया, ठीक है। और उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि पुडुचेरी जो फ्रांस के कब्जे में था, उस पुडुचेरी को फ्रांस के कब्जे से छुड़ाया और उसे भारत का एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जो 7वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बना 14वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। फिर गोवा दमन दीव को पुर्तगाल से आजाद करा लिया गया, और इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया, तो 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिला के 1 कर दिया गया, और इस तरह से भारत में कुल मिलाकर राज्यों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 28 + 8,
ठीक है। 28 पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए। तो आज की डेट में भारत में इतने राज्य हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आज की जो बच्चों क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि भारत में किस तरह से भाषा के आधार पर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनका गठन किया गया बाद में। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्लास है आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोगों से मैं जितना सहयोग चाहता हूँ कि आपके मन में क्लास को देखने के बाद जो भी आया हो वो कमेंट में लिख के मुझे बताएं। अच्छी क्लास थी, बुरी क्लास थी, कोई फीडबैक हो, कुछ भी हो तो मुझे लिख के बताएं, जिससे मुझे पता चले। और अगर आपने ये क्लास देखी है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं जरूर, जिससे मुझे पता चले कि अच्छा आपने क्लास को देखा या किन बच्चों ने क्लास को देखा। जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट करने के बाद हमारे पास आपकी आईडी आती है, रिफ्लेक्ट शो करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे ने क्लास को देखा है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें अगर ना किया हो, और अगर कर चुके हैं तो कम से कम एक टारगेट बना लें कि अपनी तरफ से 5 बच्चों को या किन्हीं भी 5 मेंबर को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है ना, मैं बस इतना कहना चाहूंगा हर बच्चे से कि सिर्फ 5 मोबाइल फोन पे सब्सक्राइब करा दें। आप मोबाइल फोन लीजिए, चंदन सर कानपुर यूट्यूब पे सर्च करिए, चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन ऑन कर लो। ठीक है भाई, तो इतने हेल्प करें, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ा दें, जिससे हम लोग भी एक छोटे मोटे सेटअप के साथ अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि पढ़ाई जो आपको मैं दे रहा हूँ वो टॉप लेवल की पढ़ाई दे रहा हूँ, बहुत अच्छी क्लासेस दे रहा हूँ, जो क्लास की क्वालिटी है वो टॉप लेवल की है। लेकिन ये है कि हमारे पास अभी उतने संसाधन नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से आपने देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा बहुत अच्छे से तो आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम पे, है ना, अगर आप लोगों का प्यार और साथ बना रहा तो हो सकता है कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाना शुरू करूँ। ठीक है बच्चों, तो इतना आपसे चाहिए, तो जुड़े रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हमारे साथ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।